विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शगन सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। आज हम आपके सामने एक ऐसी सनसनीखेज घटना ला रहे हैं जिसके बाद में पुलिस प्रशासन अपनी निष्क्रियता पर उतर आए तो कितना निष्क्रिय हो सकता है ये इस एक मामले में आपको दिख जाएगा। 2 नंबर के लोगों से साठगांठ, चापलूस पत्रकारों से साठगांठ, इस साठगांठ का नतीजा आज आम नागरिक को कैसे भुगतना पड़ सकता है, आज मासूम इंसान इन सब चीजों में कैसे पिस जाता है, ये आज हम इस खबर के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। खबर है अमरावती जिले के ही आसेगांव तहसील के असदपुर गांव की एक 55 वर्षीय महिला रेखा पाठक इनकी आप बीती सबसे पहले आप सुन लीजिए। इज्जत बोले महत्वाची आहे। सोडी राहिलो कमातो इज्जत, ते पैसा कमाते सोडी राहिलो इज्जत नाही कमा। माझ्या छातीला हात लावला अंगलून, लवकर जागा हात लावला, तिघं धडकून आणते। मी झोपली होती, माझ्या खोली झोपली 12-1 वाजलाच रातचा। मग इज्जत नाही आहे काय? मी माझ्या घरी इथं हात लावला मग इज्जत नाही आहे काय? सोडी राहिलो इज्जत नाही कमा, पैसा कमाते। सोडी राहण्याच्या घरी इज्जत नाही आहे, पैसा आहे, इज्जत नाही आहे। इज्जतले मतलब पैशाचे मतलब नाही आहे। मारलो मले। रेखा पाठक ये निराधार है, यहाँ पर लोगों के घर पे बर्तन मांजकर ये अपनी जीवन याचिका यापन कर रही है। इसके बाद में पड़ोस में ही रहने वाली एक दबंग फैमिली, एक दबंग परिवार, इस परिवार ने रेखा पाठक की जिंदगी को पूरी नरक बनाकर रख दिया। वो कैसे, अब आप सुन लीजिए। रेखा पाठक इनके पड़ोस में ही रहने वाली संगीता नितनवरे ने इनके साथ में किसी बात पर झगड़ा किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस झगड़े के बाद में इस महिला ने व इसके साथ में इसके घर के परिवार के लोगों ने रेखा पाठक इनकी झोपड़ी को तोड़ दिया। बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई तो जिसके बाद विनोद नितनवरे, अजय पारडे व देवागन नितनवरे, इन्होंने रेखा पाठक का जीना मुश्किल कर दिया। रोज इनसे झगड़े करना, हिम्मत इनकी यहाँ तक बढ़ गई थी कि आज 55 वर्षीय महिला के इज्जत पर हाथ डालने तक ये नहीं चुके। आज इस महिला के अंतर वस्त्रों में हाथ डालना, गुप्त अंगों पर हाथ फेरना, वो इसका विनय भंग करके इसके साथ में जबरदस्ती तक का करने की कोशिश इन आरोपियों ने कर डाली, जिसे सहन करके आखिर में थक हार कर इस महिला ने यहाँ के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। सबसे पहले तो इसे एक एनसी मैटर बनाकर रख दिया गया। पुलिस विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इस महिला को यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे जब इस महिला ने अपनी रिपोर्ट देने की जीत यहाँ पर पकड़ ली तो हैरानी की बात देख लीजिए, विनय भंग जैसी केस में यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या करा, इन्होंने रेखा पाठक इन्होंने जो लिखी शिकायत लाई थी इस पर रिसीव्ट मारकर इन्हें रिसीव्ट दे डाली। ना यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई, ना ही यहाँ पर किसी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इतने सेंसिटिव मामले में, अब हम सेंसिटिव क्यों बोल रहे हैं ये आप सुन लीजिए। हाईकोर्ट का एक आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि महिला की अगर कोई भी केस आती है, मतलब महिला पे जो अत्याचार बढ़ गए थे, तो इसके बाद में एक आदेश पारित हुआ था कि महिला की अगर कोई भी शिकायत थाने में आती है तो यहाँ पर सबसे पहले पुलिस विभाग को एफआईआर लेनी पड़ेगी। शिकायत पर रिसीव नहीं देनी है, सीधे एफआईआर दर्ज करनी है और एफआईआर जिनके खिलाफ में है उन लोगों को अरेस्ट करना है। खुला आदेश था यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। वैसे कलम 154 फौजदारी प्रक्रिया संहिता के तहत उसमें अगर ऐसी इस प्रकार की कोई अगर रिपोर्ट कोई महिला लेके आती है तो उन्होंने इंक्वायरी करने की अपेक्षा पहले, इन्वेस्टिगेशन करने की अपेक्षा पहले गुनाह रजिस्टर करना चाहिए, ऐसा नियम है। 154 हो गया, 376 हो गया, या उससे कनेक्टेड कोई गुनाह है जिसमें कि संज्ञान ले सकती है पुलिस, तो उन्होंने विदाउट इन्वेस्टिगेशन पहले गुनाह रजिस्टर करना चाहिए, एफआईआर पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ही उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शुरू होता है। मतलब विनय भंग या रेप के केस में ये जैसे जांच में नहीं डाल सकते, जैसा जिसको आप बोलेंगे कि रिसीप्ट कॉपी दे दिए और वो 2 महीने उसकी जांच चल रही है, इस तरीके की केस में होनी चाहिए। जैसे उनको प्रोलॉन्ग करने का अधिकार नहीं है, इसकी तत्काल एफआईआर उनको लेना पड़ेगा। उन्होंने एक कॉग्निजेंस देना चाहिए, एफआईआर लेनी चाहिए। इतना खुला आदेश होने के बावजूद आज आसेगांव पुलिस थाने की निष्क्रियता देखिए, इनकी शिकायत लेकर इन्हें रिसीव दे दिया गया। आज तक का ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ना ही आज तक यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इस बारे में जैसे ही हमें घटना के पता चला
हमने सबसे पहले अपनी जवाबदारी समझते हुए इस न्यूज को अपने चैनल पर प्रमुखता से उठाने का फैसला कर लिया, जिसके चलते हमने 2 दिन पहले ही सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस न्यूज के बारे में जानकारी देकर हम ये न्यूज उठा रहे, इसकी जानकारी छोड़ दी थी। अब दूसरे हैरानी की बात कर दीजिए कि आसेगांव थाने के सबसे जवाबदार अधिकारी आसेगांव थाने के थानेदार किशोर तावड़े इन्होंने जब ग्रुप पर ये पढ़ा कि हम ये इस न्यूज को उठा रहे हैं, अभी न्यूज आने की थी, हमने सिर्फ ये बोला था कि हम 2 दिन के बाद में न्यूज उठा रहे हैं, तो किशोर तावड़े इन्होंने इस पोस्ट को टैग करके एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जानकारी दी कि ये खबर झूठी है। मतलब थानेदार साहब ने खुद ही फैसला कर लिया कि महिला झूठ बोल रही है, आरोपी बिल्कुल शरीफ है और यहाँ पर जो भी शिकायत दी जा रही है झूठ बोल रही है। अब लेकिन इसके बाद में हमने उसी ग्रुप पर थानेदार साहब को जवाब दिया कि सर ये खबर पूरी तरीके से सही है और विदर्भ प्रभात ने पूरे सबूत जुटा लिए हैं, बिना सबूतों के हम कोई खबर नहीं डालते। जिसके बाद में थानेदार साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ये मैसेज दिया कि अब आपके पूरे सबूत लेकर हमसे मिलने आइए। लेकिन सोशल मीडिया पर मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर जब थानेदार साहब की हमारी बातचीत चल रही थी, तब इसी बातचीत में इसी ग्रुप का एडमिन जो कि खुद को पत्रकार संगठन का जिलाध्यक्ष बता रहा था, सुबोध मोहन नाम का ये फर्जी पत्रकार। अब फर्जी पत्रकार हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस चैनल का नाम ले रहा था विदर्भ वार्ता के संपादकों से हमारी बातचीत हो चुकी है। इस इंसान को इस चैनल से 2 महीने में ही निकाल कर फेंक दिया गया था, क्योंकि इसके कारनामे उन तक पहुंच गए थे। वसूली, लोगों से पैसे मांगना, लोगों का अधिकारियों का सत्कार करना, सत्कार के नाम पर पैसे जमा करना, ये शिकायतें चैनलों के संपादक तक पहुंच गई थी। तो विदर्भ वार्ता से सुबोध मोहन इनको निकाल दिया गया है, चैनल से भी इनको निकाल दिया गया है। और जिस पत्रकार संगठन का जिलाध्यक्ष होने की बात कर रहे हैं, हमने उनके अध्यक्ष से भी बातचीत कर डाली है। उन्होंने भी जानकारी दी कि इस संगठन से इस इंसान को 7 से 8 महीने पहले ही निकाल दिया है। जब ग्रुप पर थानेदार साहब और हमारी बातचीत चल रही थी, तब कूद पड़ा यही फर्जी पत्रकार थानेदार साहब की साइड लेने के लिए, थानेदार साहब का बचाव करने के लिए। तो आखिर में सबसे पहले इस इंसान ने हमसे क्या कहा, आप वो सुन लीजिए। तर मला साहेबांनी इथं बोलावलं होतं पोलीस स्टेशन मध्ये, ते आपल्या ग्रुपवर काल चॅट झाली का नाही तुमची, तर मला त्यांनी इथं ठाण्यात बोलावलं होतं, मी इथं पोलीस स्टेशन मध्ये आहे सध्या। तर ते म्हणत मला की तुम्ही त्या राठोडले ओळखता काय, म्हटलं माझा सांगितलं काही कळतं नाही, पण माझ्या ग्रुपवर ते आहेत म्हटलं बा, आणि तुमची चॅट पाहिली म्हटलं मी, त्यांच्याशी म्हटलं मी कॉन्टॅक्ट केला म्हटलं, मग ते आपल्या इथले आशेगाव ठाण्याचे ठाणेदार होते बा तुमच्याशी बोल म्हणजे चॅट करणारे, तर तुमचा परिचय दिला म्हटलं मी तिथं। तर मग विषय असा झाला आता की हे जे प्रकरण आहे, तर साहेबांनी मला ते समजावून सांगितलं की हे जे बाई आहे जिचा विनयभंग झाल्याचं ते सांगत आहेत समजा, तर त्या बाईची आई आणि त्या बाईची बहीण मला वाटते त्याच गावात राहते, हे त्या बाईपर्यंत गेले होते, तिच्या मावशीला पण भेटले, तिच्या आईला भेटले, तिच्या बहिणीला भेटले की बा खरंच हे असं घडलेलं आहे काय। त्यानं डायरेक्ट साहेबाला सांगितलं की ते आमच्यासाठी मेली आहे, ते आमची कोणी नाही, आम्ही तिचं कोणी नाही, तिचा विषय आम्हाला सांगू नका, कारण की बा ते म्हणजे उठली सुटली की असेच रिपोर्ट देते कोणाची, असं आता तिच्या बहिणीनं आणि तिच्या आईनं सांगितलं। आता मला सांगा स्वतःची बहीण आणि आई जर सांगून राहिली ते मी साहेबाला सांगते, तर आता या गोष्टीत काही तथ्य आहे काय। तर तुम्हाला जे काही हे माहिती भेटली, जे काही तुम्ही न्यूज लावली, तर ते न्यूज चुकीची आहे। मी स्वतः इथं येऊन शहानिशा केली, सध्या मी ठाण्यातच आहे आणि ठाण्यातून तुमच्यासोबत बोलत आहे, तर ते न्यूज चुकीचे आहे। आपल्या पत्रकारावर त्याचा म्हणजे असं नाही की म्हणजे साहेब हे जे अधिकारी लोक असतात याचा पाहण्याची नजर आपल्याकडे वेगळी होती। आणि दुसरा मुद्दा असा की तुम्ही जर गलती त्यात अशी केली की ते जे न्यूज टाकली काल ती विनयभंगाचीच आहे, कारण की या बाईचा विनयभंग झाला बा म्हणून आपण एसपीचा फोटो लावून तिथं ते न्यूज टाकली का नाही समजा पोस्टल बनवून, बरोबर आहे। आता वास्तविक पाहता कोणावरही जर कधी विनयभंगाचा गुन्हा जर दाखल होत असेल तर आपल्याला पत्रकारायले असा आदेश आहे की आपल्याला कोण्या बाईचं नाव कोण्या पेपरवर टाकता येत नाही आणि तिचा फोटो तर पहिली गोष्ट देताच येत नाही, तिथंच आपण क्लेम मध्ये बसलेलो आहोत, कारण की तुम्ही त्या क्लेम मध्ये सध्या बसलेले आहे। एक मिनिट, तुम्हाला या फील्डमध्ये किती वर्ष झाले? हा, तुम्हाला या फील्डमध्ये किती वर्ष झाले म्हटलं? याच्यात काय जवळपास झाले 7-8 वर्ष, मला 20 वर्ष झाले। हा
आणि दुसरी गोष्ट कसं काय तर तुम्हाला सांगतो, हा जर एक बाई स्वतःहून म्हणते की माझी बाईट घ्या, मला तुम्ही न्याय द्या आणि मला ऑफिशियल तुम्ही लोकांसमोर आणा, तर त्यात कोर्टाची परमिशन आहे की तुम्ही फोटो लावू शकता, व्हिडिओ लावू शकता. तुमचा आणि दुसरी गोष्ट, आवाज क्लिअर नाही म्हटलं, आवाज क्लिअर नाही. एक कायदा असा आहे की जर बाई स्वतःला एक्सपोज करायला तयार आहे की हो माझ्यासोबत अन्याय झालाय, माझी तुम्ही बाईट घ्या, माझा व्हिडिओ घ्या, मला न्याय मिळवून द्या, तर त्यावेळेस तो एक सर्व पत्रकारांसाठी आहे. तुम्ही बाईट ऑफिशियल घेऊ शकता आणि ते पब्लिश करू शकता. तुम्ही जो फोटो म्हणताय तो व्हिडिओ तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्या बाईने ऑथराईज पूर्ण एक व्हिडिओ बाईट दिलेली आहे. त्यात तिने शेवट इथपर्यंत केला आहे की ती जर तिला न्याय भेटला नाही तर ती आत्महत्या करेल आणि आत्महत्येसाठी ठाणेदार साहेबांपासून ते बीड जमदारापर्यंत सर्वांची नावं घेतल्यात की हे लोक जबाबदार राहतील. बरोबर आहे. दुसरी गोष्ट, ज्या माणसाने विनयभंग केला त्या माणसाजवळ ऑलरेडी या ठाण्यात 1 नाही 2 नाही तर 3 4 केसेस दाखल आहेत. ठीक आहे. कोणाकडे आरोपी सध्या ज्यांना झोपडी तोडली हे केली, याच्यावर 3 ते 4 माझे दाखल आहेत गुन्हे. त्याचे पूर्ण मी रेकॉर्ड माझ्याकडे झेरॉक्स माझ्यासोबत घेतले जातात. सध्या माझ्या जवळ आहे. एक दुसरी गोष्ट, साहेबांनी मला ग्रुपवर एक हे केलं, म्हणजे सर्व ग्रुपवर एक केलंय की ती बाई त्यांना भेटायला आली नाहीये, त्यांनी मेसेज पत्र पण ती आलेली नाहीये. पण त्या बाईनं व्हिडिओमध्ये स्टेटमेंट दिलंय की मी ठाण्यात 1 नाही तर 3 वेळा गेली आहे आणि एकदा साहेबांच्या केबिन मध्ये गेलेली आहे. म्हणजे केबिन मध्ये साहेबांसमोर बोलणं झालेलं आहे. जर इतकं सगळं बोलणं झालंय. दुसरी गोष्ट, तिच्याकडे एक लेखी तक्रार आहे ज्याच्यावर त्याच ठाण्याची रिसिव्ह आहे. रिसिप्ट कॉपी सुद्धा माझ्याकडे आहे. रिसिप्ट कॉपी सुद्धा माझ्याकडे आहे. नंतर त्या बाईचं स्टेटमेंट की मी साहेबांच्या केबिन मध्ये गेलती आणि साहेबांची भेटलेली आहे. अच्छा. ऑफिशियल साहेब ग्रुपवर सांगतात की त्यांनी म्हणजे ती बाई भेटली नाहीये, त्यांना बोलायला कोणती आलेली नाहीये. तर मला वाटतं इतके पुरावे सध्या सफिशियंट माझ्याकडे एका बातमीसाठी तरी. त्या बाईची बहीण आणि त्याची जे त्यांच्याशी काही घेणं देणंच नाही दादा. कायद्याची तुम्हाला एक नियम सांगतो, रिपोर्ट देणारा जर मी आहे तर तुम्हाला माझे घरचे काय म्हणतात त्याच्याशी काहीच घेणं देणं नाहीये. माझी रिपोर्ट ही आहे. मी काय म्हणतो, म्हणजे लक्षात घ्या थोडंसं काय की आपण जसं समजा ते एखाद्या प्रकरणात चौकशी जाते, बरोबर काय करते, शेजारी बाजारी चौकशी करते का नाही? चौकशी कोणत्या प्रकरणात होती दादा? लेडीजच्या प्रकरणामध्ये चौकशी होती का? पत्रकारिता तुम्ही म्हणता की 10 वर्षापासून तुम्ही पत्रकारिता करताय. बाकी अवांतर दादा एक मिनिट सुप्रीम कोर्टचा तुम्हाला आदेश देतो, सांगतोय तुम्हाला, थोडंसं ऐकून घ्या. लेडीजची कोणतीही कलम, लेडीजची कोणती तक्रार जर ठाण्यात येत आहे तर पोलीस स्टेशनला ते तशीच्या तशी त्यांना ते FIR करून घ्यायची आहे, समोरच्याला अरेस्ट करायचं आहे आणि ते पुरावे काय तपास हे सर्व कोर्टात दाखल करायचं आहे. अच्छा. नाही तुम्ही ऐका, हे तर सगळं होण्याचं आहे, बरोबर. हे तुम्ही म्हणता ना हे प्रोसेसर बरोबर आहे, पण मी तुम्हाला एक जनरल उदाहरण देऊन राहिलो होतो त्या गोष्टीचं. कसं मला फक्त शॉर्ट मध्ये एक गोष्ट सांगा की बाई तिथं पोहोचलीये, बाई ठाण्यात पोहोचून सांगते की माझ्यावर असा अत्याचार झालाय, माझ्या कपड्यात त्यांनी हात टाकलाय, सरळ विनयभंगाची केस होती, सरळ विनयभंगाची FIR व्हायला पाहिजे होती. तुम्ही रिसिप्ट देऊन तिला मोकळं कसं करताय? तुम्ही रिसिप्ट देऊन राहिले. रिसिप्ट कोणत्या प्रकरणात येते? भांडण झालं, तंट झालं तर रिसिप्ट येते. विनयभंगामध्ये तुम्ही जर म्हणताय की तिच्या आईनं असं म्हटलं, तिच्या भावानं असं म्हटलं, काही अर्थ नाही, या गोष्टीला काहीच अर्थ नाही आहे. सुप्रीम कोर्टचा सरळ आदेश आहे की लेडीजच्या कोणत्याही प्रकरणात सरळ FIR दाखल करा. तपास काम कोर्टाचं आहे. बरोबर, गुन्हा दाखल करा असं डायरेक्ट गुन्हा दाखल करा. आज जर तिच्याकडे रिसिप्ट द्यायला 2 महिने होत आहेत तर 2 महिन्यापर्यंत FIR दाखल का नाही झाली? बरोबर. आता म्हणजे हा पुन्हा आता तपासाचा विषय लागला ना. बरोबर. आणि त्यात साहेब जर एकदम ग्रुपवर म्हणतात की माझ्याकडे ती बाई भेटायलाच आलेली नाहीये. अरे जर ठाण्यातून रिसिप्ट जर जाते तर ती बाई म्हणते की मी साहेबांच्या केबिन मध्ये जाऊन आली. त्यांनी तिथं कबूल केलं नाही की मी हिला वारंवार बोलावलं पण हे आली नाही. मला एक सांगा, बीड जमदार तिथचाच, पोलीस पाटील तिथचाच, रिपोर्ट देण्यासाठी ही बाई ठाण्यामध्ये येते, ठाण्यातून हिला रिसिप्ट भेटते, मग ही बाई आली कशी नाही आहे? रिसिप्ट हिला घरी पोहोचून तर दिलेलं नाही ना, सही घरी नाही दिलं, ते ठाण्यातच भेटले तिला. आणि जर ती ठाण्यात आलेली आहे तर मग साहेब असं म्हणूच करू शकतात की ती बाई ठाण्यात आलेली नाही आहे. बरं ठीक आहे, तुम्ही येतो मी आता विचारतो की म्हणजे असं आहे. चालेल, तुम्ही पूर्ण बोलून घ्या, वाटलं तुमच्याशी बोलतो, थोडं रस्त्यात आहे मी, घरी पोहोचल्या परत फोन लावतो मी तुम्हाला. बरं ठीक आहे, चालेल.
ये इंसान थानेदार साहब के बुलाने पर आसेगा पुलिस थाने में पहुंच गया था। वहां पर थानेदार के सामने हमें फोन लगाया कि आप जो खबर उठा रहे हैं ये गलत है, इसमें आप खबर नहीं उठा सकते, आप इसमें लेडीज का फोटो नहीं डाल सकते। पर इस बेवकूफ फर्जी पत्रकार को यह नहीं पता कि अगर कोई लेडीज अपनी आइडेंटिटी बताना चाहे और खुद सबके सामने आना चाहे तो वो आ सकती है और चैनल वाला उसे शूट कर सकता है, पेपर वाला उसके फोटो निकाल सकता है। लेकिन कैसा है, 2 महीने बने हैं इस फर्जी पत्रकार को बने और उसमें भी इसे निकाल दिया गया। आज ये पत्रकार नहीं है, खुद को तिस्मार का बताने वाला ये पत्रकार, खुद को जिलाध्यक्ष बताने वाला ये पत्रकार आज किसी पद पर ना होते हुए सिर्फ थानेदार की चापलूसी करने पहुंच गया था। वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आपने जो महिला का फोटो बनाया इस पर आप पर भी केस बन सकती है क्योंकि आपने कायदे का उल्लंघन किया। कायदे का उल्लंघन किसने किया? कायदे का उल्लंघन किया था यहाँ पर आसेगांव के थानेदार तावड़े। इन्होंने महिला की केस थी, सीधे एफआईआर लेनी चाहिए थी, रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। उसके ऊपर थानेदार साहब ने ये कहा कि ये महिला इनसे मिलने कभी आई नहीं, इन्होंने बार बार बोला फिर भी आई नहीं। अब ये महिला का आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। महिला ने खुद ने कहा कि मैं थानेदार साहब से मिलने गई थी, केबिन में भी मैं मिल चुकी हूँ। गलती में अच्छा 3 वेळा गेली, 3 वेळा याने माझी गोष्ट नाही घेतली, असे काय पैसे काढले 5,000 जब थानेदार साहब से महिला मिल चुकी है, जब थानेदार साहब को इस केस की पूरी जानकारी है, तो वे थानेदार साहब आखिर में रास्ता किस चीज की देख रहे थे? एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी खास बात इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी विनोद नीतनवरे, इन पर पहले ही 1-2 नहीं तो 3-3 मामले दर्ज है जिसमें विनय भंग का भी मामला है। मतलब जो पहले से आरोपी है, जो यहाँ पर कुख्यात हो चुका है इस मामलों में, उसी के खिलाफ में शिकायत एक महिला ने की थी। आज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ये था हमारा पहला भाग। कल हम दूसरे भाग में एक बहुत बड़ा राजफाश करने जा रहे हैं। फर्जी पत्रकार सुबोध मौर्य, इन्होंने जो हमें एक कॉल किया था, वो कॉल की रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, जिसमें इसने एक बहुत बड़ी बात कह डाली थी कि थानेदार साहब सपोर्ट में आना चाहिए। इसी थानेदार साहब ने 376 विनिमय जैसे केस में मदद की थी, वो आरोपियों पर कलम नहीं लगने दी थी। मतलब कि थानेदार साहब आज लोगों के इशारों पर अपने कलमा रजिस्टर करते, थानेदार साहब के लोगों के कहने पे एफआईआर दर्ज करते, क्योंकि इस पत्रकार के कहने के मुताबिक इसका सपोर्ट करने के लिए एफआईआर तक नहीं होने दी ऐसे एक महिला के सीरियस मैटर में। तो आखिर में यह मामला क्या था, कल देखना ना भूले इसी सीरीज का दूसरा भाग, थानेदार या कठपुतली। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।